बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का मैं मशकूर हूं कि आज उन्होंने मुझे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। और ये टॉपिक रेलेवेंट है जो हमारी सीरीज़ चल रही है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इकॉनमी जो क्राइसिस में जा रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, टैक्सेशन का उसमें क्या किरदार है, टैक्स की वजह से कंपनीज जो हैं वो क्यों बंद हो रही हैं, क्यों कंपनी मुल्क छोड़ के जा रही हैं और वो क्यों टैक्स अवॉइड कर रही हैं। तो आज जो उसका है कि वाई कंपनीज अवॉइड द टैक्सेस, कि टैक्सेस क्यों नहीं देना चाहती, क्यों अवॉइड करती हैं, उसकी काजेज क्या हैं, क्या मेथड्स हैं जिनके ज़रिए वो अवॉइड करती हैं और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें टैक्सेशन का क्या किरदार है। क्योंकि मैं टैक्स का एक्सपर्ट हूं और मैं टैक्सेशन के हवाले से इकॉनमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इस पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये एक इम्पैक्ट और आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक फेलियर की वजह बन रही है। व्हाट इज द टैक्स अवॉइडेंस? पहले तो हमें यह देखना है कि टैक्स अवॉइडेंस है क्या। टैक्स अवॉइडेंस बेसिकली लीगल मेथड है टू रिड्यूस द टैक्सेशन और टैक्स लाइबिलिटी। जो आपने टैक्स पे करना था वो टैक्स आप कम पे करते हैं लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी नहीं करते। इसमें किस तरह करते हैं? यूज द लूप होल एंड वीक इन्फोर्समेंट, के जो लाज में लूप होल होते हैं और इन्फोर्समेंट की वीकनेस होती है, उससे फ़ायदा उठाते हुए आप उसको लीगली कम टैक्स पे करते हैं। तो ये डिफरेंट है फ्रॉम इलीगल टैक्स अविजन। टैक्स अविजन जो होती है उसको टैक्स चोरी कहते हैं, वो सीधी सीधी चोरी है, इलीगल काम है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस जो है वो है तो लीगल, लेकिन वो टैक्स रिड्यूस करते हैं लाज के लूप होल लेने से और उससे करने से। तो इसका जो की पॉइंट है, मोस्टली लीगल, एथिकली क्वेश्चनेबल। लीगल तो ये है लेकिन एथिक्स इसकी इजाज़त नहीं देते कि आप जो है इम्बैलेंस करते हैं सोसाइटी में, इम्बैलेंस करते हैं इकॉनमी में टैक्स अवॉइड करके। तो उसकी टैक्स अवॉइडेंस जो है वो रुकनी चाहिए। अगर हम मेन रीजंस ऑफ कंपनी अवॉइडेड टैक्सेस क्यों करती हैं, अब इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इकॉनमी का क्या अफेक्ट क्या होता है। ये कि हायर कारपोरेट टैक्स बर्डन, टैक्स का जो बर्डन है वो बहुत हायर है, टैक्स के रेट्स ज़्यादा हैं। अब टैक्स के रेट्स हमें क्यों ज़्यादा करने पड़े? उसकी वजह यह है कि हमारी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, खर्चे हम बहुत कर रहे हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमारी नैरो है, टैक्स बेस नैरो है। जो टैक्स बेस में आते हैं उनके हमने टैक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। तो वो जब ज़्यादा टैक्स है तो वो वायबल नहीं रहता कंपनीज के लिए काम करना, तो वो फिर उसको टैक्स अवॉइड करती हैं। या फिर कम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल टैक्स लाज, डे बाय डे हम जो है ना इसमें तब्दीलियां कर देते हैं, अनस्टेबल्स हैं। जैसे कि मेरा एक पीछे लेक्चर था जिसमें इकॉनमी में क्या प्रॉब्लम्स आई, हमने कैसे टैक्सेस बढ़ा के, तो हमारा जो इन्वेस्टर था वो इधर से भाग गया। तो अब हमारी स्टेबल इकॉनमी, लॉन्ग टर्म नहीं होती प्लानिंग, हम कई बजट दे देते हैं एक साल में। तो अनस्टेबल लाज की वजह से भी वो उससे फ़ायदा उठाते हैं लूप होल से और टैक्स अवॉइड करते हैं। फिर वीक इन्फोर्समेंट एंड ऑडिट, हमारी टैक्स एजेंसीज जो हैं वो फुली इक्विप्ड नहीं है, इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो इन्फोर्समेंट प्रॉपर कर सकें, ऑडिट प्रॉपर कर सकें, और फिर वो जो अपनी अथॉरिटीज़ जो हैं उसका यूज़ भी गलत करती हैं, जिसकी वजह से कंपनीज़ को मौका मिलता है और वो टैक्स अवॉइड करती हैं। और फिर जो कंपनीज़ में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अब उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी कंपनीज जो हैं वो टैक्स अवॉइड करती हैं। इस तरह से ग्लोबल टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से मिलती हैं, आप देखें कि पाकिस्तान में हमारा जो टैक्स का रेट है वो 29% है आज की डेट में। कई कंट्रीज़ हैं उसमें 35% है।
अगर आप बात करें आयरलैंड की तो उसमें 12.5% टैक्स का रेट है, अमेरिका में 15% टैक्स का रेट है। अब ग्लोबली इम्बैलेंस है टैक्स के रेट। तो क्या करती हैं कंपनीज जो स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनी है जिनके ऑफिस हेड ऑफिस अगर अमेरिका में है, तो वो क्या प्लानिंग करेगी कि मैं पाकिस्तान में अपना प्रॉफिट मिनिमम शो करूं, मैक्सिमम प्रॉफिट अपना जो है वो अमेरिका में शो करूं और मैं अपने प्रॉफिट को अपने को ट्रांसफ़र कर लूं। जब वो अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके अमेरिका में ले जाएंगे तो उधर उसको टैक्स का रेट देना पड़ेगा 15%। इसी तरह आपने देखा है कि बहुत सारे गूगल है, ओरेकल है, फेसबुक है, सब ने अपने ऑफिस जो हैं वो आयरलैंड में शिफ्ट किए हुए हैं। उसकी क्या वजह है? आयरलैंड में अब जो टैक्स का रेट है वो ऑलमोस्ट है 12% या 12.5%। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, ये जो ग्लोबल प्लानिंग है वो ये करती हैं कि जहां हायर टैक्स रेट्स की होता है वो प्रॉफिट को अपने को शिफ्ट करते हैं टैक्स हेवन्स, उसको कहते हैं टैक्स हेवन्स है, जहां टैक्स के रेट लो होते हैं। अब जब वो उस टैक्स हेवन में ले जाएंगे तो उसमें उसको वो प्लानिंग अपनी इस तरह से करेंगे कि प्रॉफिट जो उसका होगा वो हेड ऑफिस में शो होगा। अब हेड ऑफिस में शो होगा तो उससे क्या होगा कि वो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। इस टैक्स कम देने की वजह से उसको बेनिफिट होगा और वो ये ग्लोबल प्लानिंग करेंगे इसकी टैक्स देने की। तो इसी तरह अगर हम बात करें हाई टैक्स बर्डन की, कि टैक्स के जो बर्डन जब ज़्यादा बढ़ते हैं, ये मैं पिछले कई दिनों से ये मेरा टॉपिक एक चल रहा है कि जब आप टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स का बर्डन जब बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो सुकड़ेगी। ठीक है, जब टैक्स ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी सुकड़ेगी, जब टैक्स के रेट्स कम होंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो एक ये जो है टैक्स का बर्डन जो है ये भी टैक्स अवॉइडेंस में हेल्पफुल होता है या लोगों को मजबूर करता है कि हाई स्टैट्यूटरी रेट एंड इफेक्टिव टैक्स रेट, जैसे कि मैंने बताया पाकिस्तान में अब 29% है, अमेरिका में 15% है, आयरलैंड में 12.5% है। तो वो कंपनी जिसने हेड ऑफिस अपना आयरलैंड में बनाया है वो क्या करेगा कि पाकिस्तान से अपना प्रॉफिट शिफ्ट करके उधर ले जाएगा ताकि मुझे 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़े। तो वो देखे उसे 12.5 से 29% तक का जो है वो गैप मिल जाएगा। और इसी तरह मल्टीपल टैक्स इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जो अपने बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, अगर आप कभी, जो बिजनेसमैन है वो तो मेरी बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उनको क्या होता है जी, ये आपने इनकम टैक्स देना है, विद होल्डिंग टैक्स आपके कहीं विद हेल्ड हो रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपका कस्टम्स ड्यूटी है, आपके जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ रहा है, आपने कहीं से विद हेल्ड करना है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, आपके वेल्थ टैक्स है, आपके सुपर टैक्स लग गया है। ठीक है, तो ये टैक्सेस के जो बर्डन जब ज़्यादा होते हैं तो वो बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, और बिजनेसमैन जो होता है उसमें ज़ाहिर है वो कमाई नहीं कर सकता, कमाई नहीं करता, तो इस वजह से उसको कॉस्ट जो कम करने के लिए वो टैक्स अवॉइड करते हैं और टैक्स अवॉइडेंस होती है। इसी तरह कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस द कम्पिटेटिवनेस। और कंप्लायंस जो कास्ट है, अगर एक छोटा बिजनेसमैन है, अब जैसे कि इंटीग्रेशन के हवाले से आजकल सिचुएशन चल रही है कि एफबीआर ने कहा है कि हर बंदा जो है अपने आप को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करे। अब जो महीने की 1 या 2 या 3 इनवाइसेस देता है, अब वो जब बंदा हायर कर रहा है या अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहा है तो उसको कास्ट ही समझ नहीं आती, कहता है यार इतने पैसे लगाने हैं, इतनी तो मेरी बचत नहीं है। लेकिन अगर कोई मल्टीनेशनल है, बड़ी फर्म है, उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो अपना एक टैक्स डिपार्टमेंट है, अपने उसका आईटी सिस्टम है, अपनी उसके सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए नहीं। तो इस तरह से वो छोटे बिजनेसमैन को जो है ना, जब बर्डन पड़ता है तो वो कम्पिटेटिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसका या फिर जो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं और जो टैक्स अवॉइड नहीं कर रहे होते उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है कि वो टैक्स अवॉइडेंस करने वाले डे बाई डे तरक्की कर रहे होते हैं, पैसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं, और जो नहीं कर रहे होते इक्वालिटी नहीं उनमें रहती। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? लोअर कम्पिटेटिवनेस। तो कम्पिटेटिव जो है वो एनवायरनमेंट नहीं रहता काम करने के लिए। अब हम अगर बात करें कि कम्प्लेक्स एंड अनसर्टन टैक्स लॉज जो हैं, ये तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है कि अनसर्टनटी होती है। आपको पता है यकदम एसआरओ आता है जी आपकी इंपोर्ट बंद हो गई। अब आपकी एक्सपोर्ट का आपने किसी के साथ एक मुआहदा किया हुआ है कि मैं इतनी प्रोडक्ट आपको बना के इस डे तक आपको पहुंचा दूंगा। अब उसकी
हर डे की एक्टिविटी चल रही होती है। जब उसका रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बंद हो गई तो बताएं वो अब क्या करेगा, उसको तो प्रॉब्लम आ गई, वो तो अपना मीट नहीं कर सकेगा, अपना ऑर्डर नहीं कर देगा, उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो आए दिन लॉ में तब्दीलियाँ आती हैं वो भी एक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टैक्स एंड लॉ के रूल्स जो होते हैं उसकी वजह से भी होती है। फिर एम्बिगुअस प्रोविजंस बाज़ औक़ात ऐसी डाल दी जाती हैं, लॉ में ऐसी प्रोविज़न है कि जिसका आप मतलब जो है ज़्यादा चातर है, ज़्यादा समझाने वाला है, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है और उस इंटरप्रिटेशन का उसको बाज़ू का टैक्स अथॉरिटीज़ बेनिफिट दे देती हैं, फिर उसको कोर्ट्स जो हैं इंटरप्रिटेशन देती हैं। तो इसमें जो प्रोविजंस हैं एम्बिगुअस उनको भी क्लियर और क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्क्रिशंस जो हैं, डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेसिव, जैसे मैंने बताया कि बहुत छोटा बिजनेसमैन है, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो एक अपना अकाउंटेंट रख सके या अपना टैक्स के लिए लायर रख सके। तो वो क्या करता है, वो बेचारा अपना रोटी रोजी कमाने के लिए एक छोटा मोटा काम कर रहा होता है, तो उस पर इतना बर्डन पड़ जाता है कि आपने ये भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, टैक्सेस के डॉक्यूमेंट्स ये रखने हैं, इनकम टैक्स के ये रखने हैं। तो अब वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर वो कहता है जी टैक्स को गोली मारो, टैक्स को अवॉइड करो, बारों बार काम करते जाओ। तो इस तरह से वो एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है ये भी एक काज बनती है उसकी टैक्स के अवॉइडेंस की। इस तरह डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ के, टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जो पावर्स वो यूज़ करते हैं, एक तो ऐसा बंदा है जिसने बहुत वायोलेशन की हुई है, उसकी वायोलेशन का क्या अफेक्ट होता है कि उसने बहुत टैक्स बचाया हुआ है। अब वो जितना टैक्स उसने अपना बचाया है आता है टैक्स अथॉरिटी के साथ, वो गेटमिट करता है और अपना क्लियर करवा के ले जाता है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी सारी चीज़ें एज़ पर लॉ रखी हुई हैं, तो वो अब अथॉरिटीज़ उसको इतने चक्कर लगवाती है, इतना तंग करती है और फिर इधर उधर के मिला के इतना बड़ा केस, जिसको कहते हैं वो छक्का मार दिया, उसको इतना बड़ा केस बना देते हैं कि वो कोर्टों में रुलता रहता है। तो वो ये सोचता है कि यार अवॉइड करना बेहतर था बजाय मैं सही टैक्स दे के। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो डिस्क्रिशनरी पावर है टैक्स अथॉरिटीज़ की। तो इस तरह कंपनीज सेक द सेफ एग्जिट, अब वो देखते हैं कि यार एक मेरा पीयर जो है, मेरे साथ वाली कंपनी वाला है, उसने तो आराम से जाके बेनिफिट लिया और टैक्स भी चोरी किया और बेनिफिट लेके तो बड़े आराम से बिजनेस कर रहा है। हम जो है लॉ की पाबंदी भी कर रहे हैं, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं और हमारे साथ अथॉरिटीज़ जो हैं वो सलूक भी शूद्रों वाला कर रहे हैं और हमें कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने के बाद कॉस्ट भी इतनी आती है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो भी सेफ एग्जिट चाहते हैं कि यार हम करें इसकी, जो आराम से टैक्स चोरी करें, अवॉइड करें और इससे निकलें। अब एक वीक इन्फोर्समेंट जो है कि हमारे पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हैवी नहीं है, हमारी टैक्स बेस भी बहुत थोड़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फुली इक्विप्ड नहीं है, हमारे पास जो लॉयल इन्फोर्समेंट भी नहीं है और उसके बाद वो नॉलेजेबल भी नहीं है, पॉलिसी मेकर भी इस तरह से कम्पिटेंट इस तरह से नहीं है कि वो प्रॉपर बना सके। तो लो प्रॉपरेबिलिटी ऑफ ऑडिट के चांस बहुत कम लोगों के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं जी चलो अगर कभी 5 साल बाद आ गया तो मुकम्मल कर लेंगे और वो टैक्स चोरी आराम से करते रहते हैं। और लिमिटेड डाटा ऑफ इंटीग्रेशन, तो वही इंटीग्रेशन की जो मैं बात कर रहा था कि वो अगर आपको सॉफ्ट डाटा जो है सिस्टम में वो बहुत कम अवेलेबल है कि जिसकी बेस पे आप किसी की टैक्स चोरी या अवॉइडेंस पकड़ सकें। और सिलेक्टिव और डिलेड इन्फोर्समेंट, तो या तो इन्फोर्समेंट में डिले हो जाता है या फिर है भी बड़ी सिलेक्टिव, कम लोग जो हैं उसमें आते हैं जिसकी वजह से बाकी जो हैं वो चोरी कर रहे होते हैं। तो बिहेवियर रिजल्ट क्या है, इफ़ चांसेस ऑफ बीइंग काट आर लो अवॉइडेंस इंक्रीजेस, जब आपको पता है कि किसी को ये पता हो कि मुझे किसी ने पूछना नहीं है या पकड़े जाने का चांस जब कम होता है, जितनी प्रोबेबिलिटी कम होगी उतनी उसकी टैक्स अवॉइडेंस का रेशो बढ़ जाएगी और ज़्यादा वो टैक्स अवॉइड करेगा। और इसी तरह कंपनीज करती हैं कि हमारी वीक इन्फोर्समेंट का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा टैक्स चोरी करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं टिपिकल कॉर्पोरेट टैक्स बर्डन का, अगर कंपैरिजन करें तो टैक्स बर्डन क्या होता है, अब इसका शेयर और इम्पैक्ट क्या है कि अगर तो जो कंप्लायंट फर्म है, ऐसी कंपनीज जो प्रॉपर टैक्स दे रही हैं, अगर ये देखें कि कंप्लायंट फर्म जो है उसको 35% तक का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरी जो अग्रेसिव टैक्स प्लानर है जिसने टैक्स अवॉइडेंस करनी है, लूप होल देखने हैं, अग्रेसिव करती है, तो वो कहाँ तक आती है, वो बमुश्किल आके आप कह लें
27% तक चली जाती है। अब देखें इसका ये जो मार्जिन है, अब इसकी जो पीयर फर्म्स हैं जब उसके पास इतना मार्जिन होगा तो ये कैसे इसको compete कर सकेगा। इसका मतलब है कि जो शरीफ आदमी है, जो लॉ को पाबंदी करना चाह रहा है, उसके लिए मार्केट में मार्जिन कम हो जाएगा। उसको अगर उस प्राइसेस पे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट से हो सकता है उसको लॉस में जाना पड़े। और इसी तरह जो मल्टीनेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल्स जो हैं आपको पता है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग से, थिन कैपिटलाइजेशन से और जो इस तरह से अपनी प्रॉफिट शिफ्टिंग से काम लेती हैं। तो वो मल्टीनेशनल कहाँ जाके टैक्स दे रही हैं, वो दे रही हैं कोई 12 साढ़े 12%, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब आप देखें कि इनके पास कितना बेनिफिट है। अब ये 12.5 से 35% तक का, अब आप अगर वो फ़र्क देखेंगे तो तकरीबन 22% उसके पास ज़्यादा मार्जिन है कि वो अपनी प्राइस कम कर सकती है, वो प्रॉफिट ज़्यादा कर सकती है। तो इस अगर आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखें मेरी और आप इस चीज़ को समझते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को, तो आप मुझे देखें कि ये बंदा किस तरह से इसको कंपीट कर सकेगा। है कोई सिचुएशन ऐसी कंपीट करने वाली? तो इस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो जो कारपोरेट के टैक्स बर्डन्स के कंपैरिजन है वो इस तरह से आपको टैक्स अवॉइडेंस पे मजबूर करते हैं वो पहले बंदे को कि आप भी टैक्स अवॉइडेंस करें ताकि आप कंपीट कर सकें। अगर हम कॉमन टैक्स अवॉइडेंस की टेक्निक्स हैं, ये बड़ी टेक्निकल टर्म है और बड़ी ज़बरदस्त टर्म है। इस सब टर्म्स जितनी भी यूज़ हो रही हैं इन पे मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है, प्रॉफिट शिफ्टिंग पे भी अवेलेबल है, थिन कैपिटलाइजेशन पे भी है। अगर ये आप सारे ढूंढेंगे ना तो यूट्यूब चैनल पे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स की, तो इनके लेक्चर मौजूद है जिसमें आप बहुत अच्छी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको अभी भी समझा देता हूँ कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैनिपुलेशन किस तरह से कंपनीज करती हैं। कंपनीज ये करती हैं कि अब मल्टीनेशनल कंपनी है, सपोज उसका एक ऑफिस जो है वो है आयरलैंड में, एक ऑफिस पाकिस्तान में है, एक चाइना में है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उसके ऑफिस हैं। अब क्या है कि जो पाकिस्तान में है टैक्स का रेट है 29%, जो आयरलैंड में है उसमें है 12.5%। अब कंपनी इस तरह से करेगी अपनी चीज़ें, अपने जो एक्सपेंसेस कर रही हैं वो एक्सपेंसेस सारे इस पे डाल दिए जाएंगे और प्रॉफिट को मिनिमाइज़ कर दिया जाएगा। मसलन उधर से कुछ चीज़ महंगे दामों बेच के इसको पाकिस्तान में बेच दी जाएगी। उससे महंगी जब बेचेगी तो उसको प्रॉफिट तो होगा आयरलैंड में, लेकिन पाकिस्तान वाली को लॉस हो जाएगा या कम प्रॉफिट होगा। उसकी क्या वजह होगी कि अब उसका क्योंकि लॉस हुआ है तो उसको टैक्स थोड़ा देना पड़ेगा और वो 29% टैक्स है, लेकिन आयरलैंड में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें क्या होगा कि उसमें वो 12% टैक्स देगा। तो इस तरह से ये मैनेज करती हैं कि अपना प्रॉफिट भी शिफ्ट करती हैं। प्रॉफिट शिफ्टिंग और ट्रांसफ़र प्राइसिंग के तरीके से वो अपना लो टैक्स एरियाज जो है या टैक्स हेवन्स है प्रॉफिट को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो जिससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको टैक्स कम देना पड़ता है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र प्राइसिंग की और प्रॉफिट शिफ्टिंग की तरह से लो टैक्स कंट्रीज़ में जाके अपना टैक्स कम देते हैं, तो जिससे उनको बेनिफिट हो जाता है इस चीज़ का। थिन कैपिटलाइजेशन जो है, एक्सेसिव डेट, ये एक बड़ी अच्छी टर्म है। अक्सर जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं वो तो इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। देखें जी, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अपना टोटल कैपिटल पर्सनल यूज़ करता हूँ, तो मुझे जितना प्रॉफिट आएगा सारे प्रॉफिट पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही है, आप ये बात समझते हैं अच्छी तरह। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसके साथ ट्रिक करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी अपना पैसा मैं एक दफ़ा संभाल के रखता हूँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ उतना ही, ठीक है। बैंक से लोन लूँगा तो मेरा जो कैपिटल है वो थिन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। मेरा लोन का पोर्शन बढ़ जाएगा, कैपिटल मेरा थिन हो जाएगा। अब मैं जो लोन लूँगा, लोन पे जब मैं करके बिजनेस करूँगा तो मुझे प्रॉफिट सेम आया, लेकिन जो मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ा उस इंटरेस्ट के हिस्से का मुझे टैक्स डिडक्शन मिल गई, वो मेरा एडजस्टेबल होगा, तो वो मेरा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इस तरह से थिन कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट है कि जिससे ज़्यादा कर्जा लेके अपना जो इंटरेस्ट है उसको एडजस्ट करने से आपको प्रॉफिट कम हो जाता है और उससे कंपनीज जो हैं वो फ़ायदा लेती हैं। और इसी तरह
एग्जाम्पशंस यूज़ करती हैं। एग्जाम्पशंस आपको पता है कि सर्टिफिकेट मिलते हैं और धड़ाधड़ ऑफिस में दिए जा रहे होते हैं, वो लूट सेल लगी होती है और उसके जो लूप होल है वो यूज़ करके, एग्जाम्पशंस यूज़ करके इसका फ़ायदा लेती हैं कंपनीज। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रेशर किस तरह से होता है, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूंगा कि जब मुझे पता होगा कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और मुझे डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए मैं करूंगा, नंबर एक। या मैं किसी भी कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव हूं, तो जब मैं चीफ एग्जेक्टिव हूं या मैं उस कंपनी के लिए एग्जेक्टिव्स में काम कर रहा हूं, तो मेरी कोशिश होगी इसको ज़्यादा मैं प्रॉफिट दूं कमा के ताकि मुझे बोनस मिले, तो फिर उसको बोनस मिलता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रेशर है, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, जब मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट आए। जब मैं एग्जेक्टिव हूं तो मुझे बोनस चाहिए, तो बोनस के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ज़ाहिर है टैक्स चोरी एक इजी काम है, टैक्स चोरी करके उतना प्रॉफिट कमा लूंगा। 35% या 29% सीधा सीधा टैक्स है। टैक्स सेविंग होगी तो हायर नेट इनकम होगी, नेट इनकम होगी मुझे बोनस भी मिलेगा, और अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मुझे शेयर भी मिलेंगे। तो टैक्स बिकम कंट्रोलेबल कास्ट, तो इसलिए इसको एक कंट्रोलेबल कास्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इजी टास्क है कि वो बाद में जब ऑडिट आएगा उस वक्त टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ मुकेंगे, और अभी इंजॉय करो आप अपना बोनस भी और शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी। तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या आता है, जो असल हमारा टॉपिक है कि टैक्स जो हमारी इकोनॉमी को किस तरह से डिस्टर्ब कर रही है, तो वो ये है कि रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आना था, ज़ाहिर है टैक्स अवॉइडेंस की वजह से वो लूज हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो टैक्स के रेट्स जो हैं उनको मुनासिब रखना चाहिए और उसको फलने फूलने देना चाहिए कि उसको ऑटोमेटिकली इतना प्रॉफिट आए, ज़्यादा काम करके आ जाए। और फिर जो है हायर टैक्स बर्डन ऑन द सैलरीड क्लास, वही जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जब आपसे ये लोग काबू नहीं आएंगे, टैक्स बेस सुकड़ जाएगी, लोग अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर लेंगे दूसरे मुल्कों में, अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों में चली जाएंगी। तो अब आपके पास जो छोटी सी बेस बचेगी, लो हैंगिंग फ्रूट, वो जो है कि आप सैलरी क्लास पे टैक्स को स्लैब बढ़ा दो। स्लैब बढ़ेगा तो वो सैलरी क्लास फिर उसमें प्रेशर में आ जाएगी। इसी तरह इंक्रीज इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। जो टैक्स चोरी कर रहे हैं वो मौजे मार रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, एंजॉय खुद भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी करवा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को भी करवा रहे हैं, एम्प्लॉइज़ भी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो लॉस में जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो शट डाउन की तरफ जाएंगे। और अंडर फंडेड पब्लिक सर्विसेज, ज़ाहिर है जब आपके पास कम आएगा, सरमाया कम आएगा, टैक्स कम आएगा, टैक्स के रेवेन्यू कम होगा, तो जो आप पब्लिक सर्विसेज के लिए फ़ंड जमा कर रहे हैं, जो आप इसमें सड़कें बनाने के लिए लगाने हैं, जो आपने नई हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, वेलफेयर करनी है, जब कम कलेक्शन होगी तो वो उस पर प्रॉब्लम आएगी और वो आप नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह ट्रस्ट इन द टैक्स सिस्टम डिक्लाइन, तो जो बंदा टैक्स देना चाह रहा है, जो चाहता है कि मैं ईमानदारी से टैक्स दूं, तो उसका जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा और वो भी कहेगा यार जो टैक्स चोरी करते हैं, मौजे मारते हैं, जाते हैं जाके वो अपना मुकमका करते हैं और वो बेनिफिट ले रहे हैं, टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, और मैं अगर पूरा टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, तो वो इस चीज़ से परेशान होगा और इससे डिक्लाइन आएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस ऑन द इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो भाईजान ये देख लें कि इकोनॉमी पे अगर रेवेन्यू लॉस की बात करें तो ये हमारा कोई 40% तक का रेवेन्यू टोटल लॉस जो है 40% तक ये टैक्स अवॉइडेंस की वजह से है। अगर हम इसको रोक लेते हैं तो ये रेवेन्यू हमारा लॉस ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो इनइक्वालिटीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो दूसरे भी जो हैं वो डिक्लाइन में जाते हैं और परेशान होकर वो सही टैक्स देने वाले वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के मुल्क छोड़ जाते हैं या नया इन्वेस्टर नहीं आता। तो इनइक्वालिटीज़ का जो है वो भी आप देख लें 30% तक इनइक्वालिटी है। और जो पब्लिक सर्विसेज जो सफ़र होंगी, जो आप नहीं पब्लिक सर्विसेज दे सकेंगे, वो भी 30% तक उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आप जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं वो आप समझ सकते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी में और टैक्स अवॉइडेंस की वजह से। तो अब इसका एथिकल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल है, इल्लीगल नहीं है, लेकिन एथिकल नहीं है वो।
लीगल है, सोशली अनफेयर है, लेकिन एथिकल नहीं है। एथिकली जो है इसको बुरा समझा जाता है। और फिर बर्डन शिफ्टेड टू ऑनेस्ट टैक्स पेयर। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है या ऐसा लाइक सैलरीड क्लास जो फंसा हुआ है, जो जिसके पास चांस नहीं है, वो फिर पिस जाता है और उनकी बाइंग पावर कम हो जाती है। वो फिर अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकते, अपने बच्चों को अच्छा वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि वो सारा जो है टैक्सेस की शक्ल में चला जाता है। तो वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो है वो प्रॉब्लम में आता है। ट्रस्ट इन द टैक्स सिस्टम डिक्लाइन। तो जब ऐसा होगा कि वो एक ऑनेस्ट सैलरी मैन है जिसका टैक्स कट के उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसका सिस्टम से इतमाद उठ जाएगा। वो फिर यही बातें करेगा, यार ये ठीक नहीं है, मुल्क ठीक नहीं है रहने के लिए। अगर तो वो बड़ा कॉम्पिटेंट होगा, वो अप्लाई करेगा, किसी और मुल्क में निकल जाएगा, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा हमारा। तो ये भी इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की कि आप सोशली वेलफेयर करें, लेकिन जब वो टैक्स अवॉइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक और चीज़ है, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में इसका जिक्र करता हूँ कि लोग ये तो देना पसंद करते हैं कि वो ज़कात दें, उशर दें, वेलफेयर के कामों में जाएं, लेकिन टैक्स देना नहीं पसंद करते। तो वो टैक्स सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? क्या उनको एतबार नहीं है ना कि ये टैक्स जो हमारा जाएगा ये कहीं सही जगह यूज़ होगा? उसकी स्पेंडिंग में प्रॉब्लम है। ये मैं बार बार, पिछला भी मेरा लेक्चर इसी तरह का था, इसी के रिलेटेड था कि यार वो स्पेंडिंग जो आप गलत कर रहे हो उससे इतमाद उठ रहा है। एक बंदा ज़कात तो देना चाहता है, वो उशर देना चाहता है, वो वेलफेयर के काम करना चाहता है, ठीक है। जब फ्लड आता है तो वो धड़ाधड़ अपना पैसा खर्च करता है फैक्ट्रीज पे, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं देना चाहता? कि उसे यकीन नहीं है कि ये टैक्स की जो स्पेंडिंग है वो सही जगह पे होगी। तो इसलिए ये भी एतमाद बहाल करना उसका ज़रूरी है। और फेयर शेयर एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू, जो एक तो शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और एक को फेयर मिल रहा है तो फेयर वाले को कम हो रहा है, तो वो भी फिर वो ऐसी टैक्स चोरी वाली में जाएंगे। और शुड कंपनीज पे मोर देन लीगली रिक्वायर्ड। तो क्या कंपनीज जो हैं उनको ज़्यादा पे करना चाहिए? बिल्कुल पे करना चाहिए। एथिकली उनको कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना चाहिए, क्योंकि इसी मुल्क से वो कमा रहे हैं, तो इस मुल्क का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, इस मुल्क का ही लॉ एंड ऑर्डर उनको सेव कर रहा है, इस मुल्क का डिफेंस उनको फ़ायदा दे रहा है, तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए। तो अगर मैं गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की बात करूं, इसके बारे में क्या है, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि एंटी अवॉइडेंस लॉ होने चाहिए। तो लॉ के साथ साथ मैं समझता हूं कि फेयर प्ले भी देना चाहिए अपने जो इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे इधर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसको फेयर प्ले भी इस तरह से दें कि वो अच्छी तरह खुल के खेलें, ताकि ज़्यादा कमाएंगे तो टैक्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा। डिजिटल इनवॉइसिंग एंड मॉनिटरिंग का सिस्टम शुरू हो रहा है, तो वो भी एक उस पर चेक्स लग रहे हैं। ये डाटा एनालिटिक्स एंड ऑडिट जो है, एनालिसिस करके डाटा का टैक्स पेयर्स का उस पर जो ऑडिट वगैरह सेलेक्ट होते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट का कर रही है इस पे। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जो टैक्स ट्रीटीज़ हैं हमारे, उन टैक्स ट्रीटीज़ की मदद से कि जो टैक्स के डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, और वो उस तरह से कैसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग और प्रॉफिट शिफ्टिंग से करते हैं, तो उनको भी ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो कर रहे हैं। तो इसी तरह एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे भी मेरा लेक्चर था कि वो भी बनाया जा रहा है कि जितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो टैक्स अवॉइड करते थे लोग, जो उनकी अवॉइडेंस रोकने के लिए ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ रहा है। तो अब इसके वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जो मेरी रिसर्च कहती है, जो मैं सोचता हूँ कि क्या होना चाहिए, उसके लिए लॉ जो हैं उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्योंकि जब एम्बिग्विटी नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो फिर टैक्स अवॉइडेंस के चांस कम हो जाएंगे। तो लॉ को सिंप्लीफाई होना चाहिए। दूसरा है रिड्यूस रेट एंड ब्रॉडन द टैक्स बेस। तो टैक्स जो दे रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स का रेट है, उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो फिर ये होगा कि वो लोग जो हैं वो टैक्स अवॉइडेंस की तरफ कम जाएंगे, और जो बाकी लोग हैं वो भी इसमें टैक्स बेस में आएंगे। तो इस तरह से टैक्स बेस जो है वो ब्रॉड होगी, और ये मेरी सुजेशन है। और स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि लालची लोग फिर भी हैं कि अगर हम लो भी कर देंगे तो वो फिर टैक्स अवॉइड करेंगे। तो इन्फोर्समेंट जो है इसको पॉजिटिवली स्ट्रेंथ होना चाहिए। एक तो इन्फोर्समेंट नेगेटिवली स्ट्रेंथन होती है कि ज़्यादा अपनी कमाई करने के लिए। अब मुल्क के लिए जो इन्फोर्समेंट है वो करनी है, तो उसके लिए भी
उसको स्ट्रेंथ करना है। प्रमोट द टैक्स मोरल, लोगों का जो मोरल है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ज़कात देना चाहते हैं, उशर देना चाहते हैं, वो जो किसी में मुसीबत आती है तो वो अपना बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते, मीन उनका मोरल टैक्स के हवाले से बहुत डाउन है, उसको बेहतर करना है। और फिर रिवार्ड टू द कंप्लायंट टैक्स पेयर। अच्छा, अब जो कंप्लायंट टैक्स पेयर है वो टैक्स ज़्यादा देने की वजह से उसको प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, वो compete नहीं सोसाइटी में कर सकता, तो हम ये तो कर सकते हैं कि उसको रिगार्ड दें, उसको ये है कि हम मेंबर बनाएं उसको। मैं तो अगर सुजेस्ट करूंगा कि अगर कंप्लायंट टैक्स पेयर है तो हमें उसे अपनी जो लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं उनका मेंबर, ऑनरेरी मेंबर बनाना चाहिए, हमें काबीना का मेंबर उनको बनाना चाहिए, ताकि वो लोग जो है वो मशवरा दें और उनको जब लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से इसकी यार रिस्पेक्ट बनती है। अगर हम चोर जो है चोरी करके पैसा लगा के जाके मेंबर बनता है तो उसको जब पता लगेगा कि मैं अपनी रिस्पेक्ट से, मैं अपने टैक्स पूरा देने से, मैं ईमानदारी की वजह से उधर पहुंचा हूं, तो वो लोग जो हैं वो दूसरा रास्ता छोड़ के इस रास्ते पे आएंगे। तो मैं समझता हूं कि उनको रिस्पेक्ट और रिवार्ड भी देना चाहिए। तो अगर ये सारे को अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन के हवाले से ये है कि जो कंपनीज हैं वो रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, के उनको इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो इसमें आए, टैक्स अवॉइडेंस से बचें। और वीक सिस्टम इनकरेज द अवॉइडेंस, क्योंकि सिस्टम जब वीक होता है तो फिर अवॉइडेंस बड़ी होती है, तो सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इधर जो है बंदे को या किसी एक फ़र्द वाहिद को स्ट्रॉन्ग होने की या अच्छे बंदे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली उसमें सही काम करेगी। और फिक्सिंग पॉलिसी, फिक्सिंग बिहेवियर, जो पॉलिसीज़ हैं उनके रिगार्डिंग जो है बिहेवियर को फिक्स होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, टैक्स अवॉइडेंस क्यों करती हैं कंपनी और क्यों उनको ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत महसूस होती है। मैं समझता हूं कि आप लोग ये हर चीज़ समझ गए हैं। मैंने बड़ा कम्प्रीहेंसिव इसमें बनाया है कि आप लोगों को अच्छी तरह मैं समझा सकूं कि टैक्स अवॉइड जब कंपनी करती है तो उसका इकॉनमी पे क्या अफेक्ट होता है। तो ये बात जो है पॉलिसी मेकर तक हमने पहुंचानी है, क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये बात पॉलिसी मेकर तक पहुंच जाए और पॉलिसी मेकर जो है इसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाएं कि टैक्स अवॉइडेंस ना हो और सबको फेयर प्ले का मौका मिले, और जो टैक्स बेस में है वो ज़्यादा प्रेशर में ना आए और टैक्स बेस ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।